भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन महाराष्ट्र में हो रहा है। अब कुल मिलाकर एक बड़ी पिक्चर आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र में जिस पूरी यात्रा का 63 दिन के बाद जिसका समापन हो रहा है वो आखिर कितनी सफल रही। इसी बारे में जानकारी कुछ लेंगे, बातचीत कुछ करेंगे। मुस्तफ़ा शेख है मेरे साथ, जो जानकारी रखते हैं, खासतौर पर पत्रकार हैं, महाराष्ट्र की अच्छी खासी समझ आप रखते हैं, ग्राउंड पर रहते हैं। सबसे पहले यही बात अगर हम जान ले, एक लाइन में यही सवाल है, महाराष्ट्र में यात्रा कितनी सफल रही? देखिए, सीधा एक आंसर इसमें तो यही दिया जा सकता है कि इलेक्शन के जब रिजल्ट आएंगे तो सारी पिक्चर साफ हो जाएगी। लेकिन रिस्पांस की अगर आप बात करें तो वो कहीं हाई कहीं लो रहा है, और शायद उसके लिए एक ये रीज़न भी है कि कांग्रेस के पास महाराष्ट्र में कोई एक सिंगुलर फेस एज अ लीडर नहीं है, जबकि शिवसेना के पास उद्धव ठाकरे हैं, एनसीपी के पास अभी भी शरद पवार हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि पुलिंग फैक्टर्स कांग्रेस के लिए बहुत एक तरह से हैं। ये नकारा नहीं जा सकता कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के अभी भी स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, जहाँ से राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की, जो कि महाराष्ट्र का एक ट्राइबल बेल्ट है, गुजरात के बॉर्डर पे है, नंदुरबार। 2014 में जब से वो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, 2014 में वो पहली बार था जब कांग्रेस वो चुनाव उस सीट से हारी थी। वैसे ही नागपुर है और कई अलग अलग स्पेसेस हैं। तो अब देखना ये होगा कि यात्रा को रिस्पांस लोगों का मिल रहा है, लेकिन क्या वो वोटिंग में तब्दील होता है, क्योंकि उसमें जैसे हम आगे चर्चा करेंगे, इसमें कई सारे फैक्टर्स सामने आएंगे कि ये चीज़ें वोटिंग में तब्दील होती है या नहीं, ये एक। लेकिन इसका 50% असर जो लोगों से बातचीत करने में देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि शरद पवार के साथ यात्रा ली नासिक में, तो शिवसेना के यूबीटी के जो कार्यकर्ता आए थे उन्होंने बोला कि राहुल गांधी को क्या क्या कहा जाता है। आज हमने उनका भाषण सुना और उस भाषण में तो वो एकदम कोहेरेंटली सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपनी इमेज एक तरह से स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हैं। चुनाव में क्या होता है ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऐसे में एक सवाल आ जाता है कि लोकसभा चुनाव तो देखिए अभी कल अनाउंसमेंट जो है वो घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से होने वाली है, लेकिन एक सवाल ये भी कि जो यात्रा पूरी चल रही है, क्या इसका इम्पैक्ट लोकसभा चुनाव में नजर आएगा, या हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में नजर आ जाए? विधानसभा चुनाव भी ज़रूरी है जो महाराष्ट्र में होने वाला है। लोकसभा एक तरह से फोकस है, इसको ये नहीं कह सकते। ये यात्रा आप वो पॉलिटिकल यात्रा कहते हैं, चुनाव के लिए नहीं है कहते हैं, लेकिन ये बात साफ है कि इस यात्रा का पूरा फोकस लोकसभा चुनाव है। जयराम रमेश को आप बार बार सुनेंगे तो वो गारंटीज़ की बात कर रहे हैं। कल 5 गारंटी और आने वाली 25 गारंटीज़ को लेकर के एक तरह से कांग्रेस लोकसभा चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है। एक तरह से कहा जाता था कि बीजेपी के पास एजेंडा है, बीजेपी के पास नैरेटिव है, इंडिया अलायंस या अपोजिशन के पास क्या है। तो कहीं ना कहीं उस नैरेटिव को एस्टेब्लिश करने की न्याय यात्रा ने कोशिश की है। इसको आखिर तक ले जाना ज़रूरी रहेगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये यात्रा आप कह सकते हैं कि विधानसभा के लिए काम आएगी या नहीं। लोकसभा एक प्रायोरिटी है। यूपी में जिस तरह से बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, उसके बाद महाराष्ट्र एक तरह से इंडिया अलायंस के लिए कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट सीट्स जो है लोकसभा की वो 48 सीट्स महाराष्ट्र से। अब अगर यात्रा से आगे बढ़कर, क्योंकि हो तो सब कुछ चुनावी चीज़ें ही हो रही हैं, ये यात्रा जो मुंबई में 17 तारीख को इंडिया अलायंस की भी बड़ी मीटिंग होने वाली है। शुरुआत जो है तब भी एक मीटिंग जो है वो मुंबई में हुई थी। सीट शेयरिंग की अगर बात करें तो कहाँ फंस रहा है ये सीट शेयरिंग का पूरा दांवपेच सभी पार्टियों के बीच, इंडिया गठबंधन की? देखिए, महाराष्ट्र में अभी अलायंस में 4 पार्टीज दिख रही है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, ये तो हम जानते हैं। उसके साथ है प्रकाश अंबेडकर और उनकी वंचित बहुजन आघाड़ी। ये पार्टी इसके लिए अलायंस में इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में इस पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस को डैमेज किया था, जिसकी वजह से कांग्रेस की सिर्फ लोकसभा सीट 2019 में एक ही सीट आई थी। तो इनके साथ अलायंस अभी भी बनता दिख नहीं रहा है। कभी ऐसा लगता है कि शायद प्रकाश अंबेडकर के इंडिया अलायंस के साथ ना आए और अलग लड़ें, या आएंगे तो कितनी सीटों पर मानेंगे ये। दूसरी छोटी बात यह है कि कई ऐसी सीट्स हैं अभी भी, मुंबई की हो गई, महाराष्ट्र की हो गई, जिसमें अभी भी एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस एक मत नहीं है। तो ये आप कह सकते हैं कि सिर्फ इंडिया अलायंस को इस बात के लिए दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अभी तक महायुति में यानी कि बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी में भी सीट शेयरिंग जो कोलिजन की सीट शेयरिंग्स है, जिसमें बीजेपी क्लियरली नहीं है, वो सीट्स डिक्लेयर अभी नहीं हो पाई है। तो महाराष्ट्र आप कह सकते हैं कि ये इलेक्शन, अगर देश का सबसे इंटरेस्टिंग इलेक्शन 2024 का महाराष्ट्र में होने वाला है, अगर ऐसा कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। सीट शेयरिंग को लेकर के नाराज़ होंगे कैंडिडेट्स,
पक्ष बदलते दिखेंगे। उसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि विनिंग होने में कई हो सकता है जिनको टिकट ना मिले वो इंडिपेंडेंट खड़े हो जाए। तो एक तरह से अभी भी एक कश्मकश जो है महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग से लेकर इलेक्शन तक दिखाई पड़ रही है। कई आप कह सकते हैं आने वाले कई थोड़े समय तक तो ये सॉल्व होती नहीं दिख रही। जी। और ऐसे में हमने देखा अभी संजय निरुपम काफ़ी नाराज़ नज़र आए। आपको लगता है कि ये जो कांग्रेस के अगर हम लिहाज से बात करें, जितना सोचा था उससे ज़्यादा का कॉम्प्रोमाइज़ कांग्रेस पार्टी को करना पड़ रहा है यहाँ पर अपने बाकी कोएलिशन पार्टनर्स की सीट के बदले में? ये बात तो साफ दिखती है, महाराष्ट्र में भी दिखती है, कांग्रेस में कहीं भी, कि आप कह सकते हैं कि लीडर्स का ये कहना है कि अगर हम पार्टी में हैं तो हमें कुछ मिलना चाहिए, हमें कुछ नहीं मिल रहा है और दूसरी पार्टी से हमें मिल रहा है तो हम वो ऑफ़र क्यों ना लें। और यही महाराष्ट्र में होता दिख रहा है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि न्याय यात्रा तो चल रही है, लेकिन इलेक्शन में जो ओपिनियन पोल्स की अगर हम बात कर सकते हैं कि जो लास्ट ओपिनियन पोल महाराष्ट्र का आया है उसमें MVA जो है, इंडिया अलायंस, महाराष्ट्र में महायुति से आगे दिख रहे हैं। और उसके इंडिया आप कह सकते हैं कि मूड ऑफ द नेशन जो इंडिया टुडे का सर्वे था वो फ्राइडे के दिन आया और मंडे के दिन अशोक चव्हाण जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, काफ़ी बड़े फेस थे, उन्होंने अपना MLA शिप से रेजिग्नेशन दिया और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और उसी वीक में वो राज्यसभा नॉमिनेशन लेकर के चले गए। तो एक तरह से कहीं ना कहीं ऑपोजिशन के सामने कई चुनौतियां हैं, अकाउंट्स फ्रीज होने की हो, लोगों की डेजर्टेशन की हो, और उसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि लोग अभी भी पार्टी छोड़कर जा सकते हैं ऐसा लग रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति मुझे दिख रही है कि सिर्फ MVA या इंडिया अलायंस में नहीं तो महायुति में भी ऐसा हो सकता है। कल के दिन आपको बता दें कि अजित पवार के साथ कई MLAs NCP के चले गए थे। NCP का सिंबल और नेम अजित पवार को मिल चुका है। कल नीलेश लंके नाम के एक MLA हैं जिन्होंने शिफ्ट किया है, जो अजित पवार से वापस शरद पवार फैक्शन में आ गए हैं। आपको बता दें कि नंबर ऑफ MLAs ही वो क्राइटेरिया था जिसके बुनियाद पे पार्टी और सिंबल दिया गया था। तो एक तरह से काफ़ी स्टिकी ग्राउंड है महाराष्ट्र में। आप कह सकते हैं कि सीट्स, अगर आप कोई कैंडिडेट है नहीं मिल रही है सीट्स, तो वापस आ सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है। संजय निरुपम की अगर आप भूमिका देखें, 2019 में जब MVA की सरकार बनी तब वो इस सरकार के खिलाफ थे। जिस तरह के वो ट्वीट्स करते हैं, वो ट्वीट्स कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को डैमेज करते हैं और उसके बाद वो चाह रहे हैं कि कोलिजन में उनको सीट मिले। तो ये चीज़ आप कह सकते हैं कि कितनी पॉसिबल है, नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन संजय निरुपम का जो रुख है इस वक्त दिखता है कि वो डिसाइसिव मूवमेंट में है। अगर उनको सीट ना दी गई तो शायद इलेक्शन के पहले फैसला ले लें। अच्छा, क्योंकि आप महाराष्ट्र में ग्राउंड पर रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, नब्ज़ टटोल पाते हैं लोगों की, क्या लगता है कि एज, मतलब हमने ओपिनियन पोल्स देखे, हमने सर्वेज देखे, आपका भी कुछ कहना वैसा ही है महाराष्ट्र का लोकसभा चुनाव को लेकर, या फिर जो आप जब ग्राउंड पे जाते हैं कोई अलग तस्वीर आपको नज़र आती है? बिल्कुल, एक एग्जाम्पल देकर के आपको बताता हूँ। न्याय यात्रा शुरू हुई, हम लोग पहले दिन से नंदुरबार से न्याय यात्रा में जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र की, और इसलिए जहाँ भी हम जा रहे हैं, नंदुरबार हो, धुले हो, नासिक हो, वहाँ पर लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। आप सवाल लीजिए जो फार्मर्स हैं उनका, नासिक में काफ़ी बड़ी मात्रा में ऑनियन आप कह सकते हैं कि प्लांटेशन है। उसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी बड़े पैमाने पे होता है, टोमेटोज़, ग्रेप्स। फार्मर्स ने साफ तौर पर ये कहा कि ऑनियन का जो इंपोर्ट आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट बैन हुआ, उससे उनको एक तरह से बहुत बड़ा धक्का लगा। जो इनकम आनी थी वो नहीं आई, और क्योंकि एक्सपोर्ट बैन हुआ इसके लिए बांग्लादेश ने नाराज़ होकर ग्रेप्स जो कि नासिक से जाते हैं बांग्लादेश से, उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। तो ग्रेप्स का भी बिज़नेस आप कह सकते हैं उनका ठप हो गया। टोमेटोज़ का जो अच्छा आप कह सकते हैं बिज़नेस चल रहा था, उस चीज़ पर जब इंपोर्ट किए गए टोमेटोज़ बाहर से, तो वो आप कह सकते हैं जो उनका इनकम था वो भी धक्का खा गया। उसके बाद इस पूरे फार्मर्स चीज़ को जो दिल्ली में हो रहा है या जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं इतने सालों से फार्मर्स का, उसका बैकग्राउंड है ही। लेकिन स्पेसिफिकली जब आप लोगों से ये पूछते हैं कि तो क्या इस चीज़ का असर चुनाव पे या वोटिंग पे दिखेगा, तो इसमें 50-50% डिवाइड है। कुछ लोग ये बात कहते हैं कि हाँ बिल्कुल दिखेगा, सरकार को हम लोगों को 3 फीट की रस्सी दे देनी चाहिए ताकि हम सुसाइड कर ले, तो बार बार ये चीज़ ना हो, और किसान विरोधी है बीजेपी। लेकिन कुछ लोग एक तरह से नेशनल पर्सपेक्टिव लेते हुए आप कह सकते हैं कि सिर्फ अपना ना सोचते हुए, जिस तरह का नैरेटिव है उसके साथ जाते हुए, विकसित भारत हो या बाकी ऐसी चीज़ों में विश्वास रखते हैं कि कहीं ना कहीं विकास हुआ है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट पॉलिसीज़ काम कर रही है। तो अब यही तो अपोजिशन का एक स्पेस होता है कि अगर आप देखते हैं कि आपके लिए कोई स्पेस है
उस स्पेस को आप वोटिंग तक कहाँ कैसे लाएं, वो चीज़ एक इम्पॉर्टेंट रहेगी। और दूसरी ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि राहुल गांधी पूरी यात्रा के दौरान अपनी ये बात करते हैं, कास्ट सेंसस कराने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इसका एक साइड देखते हैं कि किस तरह से कास्ट पॉलिटिक्स इलेक्शन में काम आ सकता है। हमें उसका फ्लिप साइड भी देखना चाहिए कि जो लोग जनरल कैटेगरी में हैं उन वो लोगों को क्या ये बात अच्छी है लगेगी कि रिजर्वेशन के कैटेगरीज या रिजर्वेशन का परसेंटेज बढ़ाया जा सकता है आगे जाके कास्ट सर्वे करके या बाकी चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट की जो आप बात कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह से एक आप कह सकते हैं कि रिस्की ग्राउंड है, इसमें वो चल रहे हैं। तो ये कितना आप कह सकते हैं कि लोग इस चीज़ को मानकर वोट करेंगे, इसमें अभी भी आप कह सकते हैं कि दो राय हैं। जी। अच्छा, आखिरी सवाल ये मराठा आरक्षण को लेकर अगर हम बात करें, उस पूरे इलेक्शन सिनेरियो में इसकी आपको कोई भूमिका नज़र आती है? पिछले दिनों हमने काफ़ी प्रदर्शन देखे। देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट ये कह सकते हैं कि एक प्रोटेस्ट रहा है मराठास का, रिजर्वेशन वो मांग रहे थे और मनोज जरांगे पाटिल एक तरह से इस रिजर्वेशन का फेस बनकर, प्रोटेस्ट का फेस बनकर सामने आए, बड़े लीडर बन गए मराठास के लिए। वो मराठास 30% आबादी है महाराष्ट्र की और इलेक्टोरली काफ़ी इन्फ्लुएंशियल आप कह सकते हैं कि वो लोग हैं मराठास। और लेकिन ये भी है कि ये जो है कास्ट है, ये सभी पार्टीज़ में इनका इन्फ्लुएंस जो है वो डिवाइडेड है। अभी रिजर्वेशन दिया गया मराठास को, उसके बाद भी मनोज जरंगे पाटिल ने इस चीज़ को अपोज किया कि ये रिजर्वेशन कोर्ट में चैलेंज होने वाला रिजर्वेशन है, हमको ओबीसीज में रिजर्वेशन चाहिए। बीजेपी ने कहा कि ओबीसीज में रिजर्वेशन नहीं दे सकते, कहीं ना कहीं ओबीसीज को ये बात का विरोध था। तो ये हो गई इसका जो आप कह सकते हैं बैकग्राउंड है। अब पॉलिटिकली इस चीज़ को कैसे हम देखें, मराठास की एक बहुत बड़ी वॉइस जो है वो माने जाते हैं शाहू महाराज, जो कि आप कह सकते हैं कि डिसेंडेंट है छत्रपति शिवाजी महाराज के, वो फैमिली घराने से वो आते हैं। और उसमें अगर आप देखें, उन्होंने ये कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे इस बार का लोकसभा का, और वो शायद ऐसा कहा जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, यानी कि एनसीपी या कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। तो उनका आना एक तरह से एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स मराठाज में हो सकता है। लेकिन जो मराठा रिजर्वेशन की डिमांड लेकर लोग चले हैं, अभी तक ऐसा लगता नहीं है कि किसी एक पार्टी को उसका फ़ायदा या नुकसान होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा। हमने क्योंकि दर्शकों से बात की, समझाने की कोशिश की भाई महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कितना इम्पैक्ट हो रहा है या हुआ है, क्योंकि यात्रा का समापन महाराष्ट्र में हो गया है। ऐसी तमाम खबरें आपको न्यूज़ तक पर मिलती रहेंगी। कैमरा पर्सन दीक्षा यादव के साथ निधि तनेजा, महाराष्ट्र।